नमस्कार, मस्तान सर मॅथ्स स्टडीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तुमचं सेकंड पेपर समावेशित शिक्षण इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन याच्या संदर्भामध्ये पहिला प्रश्न, समावेशित शिक्षणाची संकल्पना, व्याप्ती, उद्दिष्ट, गरज, फायदे, महत्त्व हे समावेशित शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये कोणताही प्रश्न जर आला तर त्याचे उत्तर या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं आहे. त्याच्यामध्ये नंबर 1 आहे सार्वत्रिकीकरण. नंबर 1 आहे सार्वत्रिकीकरण. नंबर 2 आहे विशेष गरजा. नंबर 3 आहे वंचितांचे प्रमाण. नंबर 4 आहे विविध गरजांवर कृती. नंबर 5 आहे सर्वांसाठी आवश्यक सोयी. नंबर 6 आहे भेद टाळणे. नंबर 7 सर्व जाती धर्मातील मुले. नंबर 8 व्यंगत्व मुले. नंबर 9 लिंगभेद टाळणे. या मुद्द्याच्या आधारे समावेशित शिक्षणाची संकल्पना, व्याप्ती, गरज, फायदे, महत्व आपण लिहू शकतो. इंक्लूसिव एजुकेशन की तस्वुरात, उसकी वसी, उसके मकसद, उसकी जरूरत, उसके फायदे लिखो बोला तो तालीम का फैलाव करना. उसके बाद खास जरूरत रहने वाले तलबा. उसके बाद जो भी तालीम से बाहर है उनकी फीसदी. फिर उसके बाद खास जरूरत रहने वाले तलबा के ऊपर अमल. उसके बाद सबके लिए खास सुविधाएं, यानी सबके लिए जो भी जरूरतें हैं वो जरूरतें मुकम्मल करना. उसके बाद भेद टालना, यानी उसमें तफावत, एक दूसरों को ऐसा थोड़ा ऊंचा नीचा ऐसा एक दूसरे पे जो भी भेद बोलेंगे उसको मराठी में, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं देखो, भेद टालना यानी ऊंचा नीचा, ये जो भी भेदभाव करते हैं अपन वो दूर करना. सर्व जाति धर्मातील मुले यानी सभी मजहब के तालिब इल्म. उसके बाद जो अपाहिज तलबा है और मर्द और औरत, ये जो भी जेंडर है इसमें जो तफावत है वो दूर करना वगैरह ये नुकात हम बता सकते हैं. विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांचा इतिहास. मग विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांचा इतिहास त्याच्यामध्ये 18वा शतक 19वा शतक, मानवी हक्काचा जाहीरनामा, वसतिगृह, मुक्त शाळा, कायदेशीर तरतुदी, संयुक्त राष्ट्रसंघ हे विशेष गरजा असणाऱ्या बालकाचा इतिहास किंवा पार्श्वभूमी लिहा असा प्रश्न आला तर या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचा आहे. इधर देखो, खास जरूरत रहने वाले तलबाओं की तारीख क्या है. उसमें 18वीं सदी, 19वीं सदी, फिर उसके बाद मानवी हक्काचा जाहीरनामा, इसको ट्रांसलेट करके लो, उसको क्या बोलते हैं देखो. फिर उसके बाद बोर्डिंग, उसके बाद फ्री स्कूल, उसके बाद जो भी कानूनी तरतूदे बनाए गए हैं तालीम के बारे में, यानी खास तलबा के बारे में जो कानून तरतीब या कानून बनाया गया वो, और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको भी क्या बोलते हैं उर्दू में, ये भी तुम देखो, ये दो का ट्रांसलेट, 2 पॉइंट ट्रांसलेट कर दिए. उसके बाद है अध्ययन अक्षमतेचे स्वरूप, संकल्पना आणि अध्ययन अक्षमतेचे प्रकार लिहा. स्वरूप काय, कायमस्वरूपी अडचण आहे अध्ययन अक्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्याला. विशेष अध्ययन अक्षमता, शारीरिक दोष आहे, मेंदू रचनेतील बिघाड आहे, शारीरिक दुखापत आहे. हे याचे स्वरूप आपल्याला या ठिकाणी अध्ययन अक्षमतेचे स्वरूप या ठिकाणी सांगता येईल. त्याच्यानंतर अध्ययन अक्षमतेचे प्रकार, सामान्य अध्ययन क्षमता, तीव्र अध्ययन क्षमता, वाचन क्षमता, लेखन क्षमता, आता गणितीय अक्षमता, संप्रेषणातील क्षमता, आकलन क्षमता हे सांगू शकतो आपण हे पॉइंट. आता वाचन क्षमता, त्याच्यामध्ये डिस्लेक्सिया असं शब्द आहे त्याला, डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता आणि डिस्क्लुसिया हे शब्द आहेत. त्याच्यामध्ये एकावर आधारित हे शब्द आहेत. डिस्लेक्सिया म्हणजे वाचन क्षमता, याच्यातले दोष कोणकोणते आहेत तुम्हाला विचारल. स्पष्ट न वाचणे, याच्यावर या तिन्हीवर आधारित लेखन क्षमता, वाचन क्षमता याला दुसरं नाव आहे. या तिन्हीवर आधारित एक प्रश्न फिक्स परीक्षेला येतो बघा, ते पुस्तकामध्ये वाचा. आता याच्यामध्ये वाचन क्षमता, डिस्लेक्सिया म्हणजेच वाचन क्षमता, स्पष्ट न वाचणे पहिला पॉइंट. व्याकरण दृष्ट्या स्पष्ट न वाचणे, त्याच्यानंतर अडखळत वाचणे, त्याच्यानंतर चुकीचं वाचणे, एकदम हळू आवाजात वाचणे,
ते त्याचे पॉइंट या ठिकाणी वाचन क्षमता आणि डिस्लेक्सियाचे पॉइंट मी लिहिलं नाही पण सांगतो. लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया. मग लेखन क्षमता कोणकोणत्या आहेत? मग त्याच्यामध्ये 2 ओळीमध्ये व्यवस्थित न लिहिणे, 2 अक्षरात अंतर व्यवस्थित नसणे, स्पष्ट अक्षरात न लिहिणे, ओरी रेषा न मारणे, व्याकरणाचा विचार करून कॉमा वगैरे न देणे, त्याच्यानंतर 2 ओळीमधला अंतर योग्य न ठेवणे, 2 अक्षरातला अंतर योग्य न ठेवणे, हे पॉइंट या ठिकाणी तुम्हाला सांगता येते. इधर देखो, अध्ययन अक्षमता यानी दर्श तदरीस में उसकी सलाहियत सही तरीके से नहीं रहना और उसकी तसव्वुरात क्या है और उसके नुयत क्या है. तो अध्ययन क्षमता को और एक बार वर्ड क्या है देखो, अध्ययन क्षमता यानी दर्श तदरीस में वो काबिल नहीं रहना. उसकी नुयत क्या है? उसको हमेशा उसको मुश्किल आते रह जाते हैं. उसके अंदर खास दर्श तदरीस की सलाहियतें नहीं होते. उसके अंदर जिस्मानी क्या बोलेंगे उसको, जिस्मानी प्रॉब्लम रहता है. उसके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर बिगाड़ होता है और उसके शरीर के अंदर यानी शरीर में दुखापत रहती है. दुखापत यानी कहीं तो जख्म वगैरह रहता है. ये हम उसके नुकात बता सकते हैं. अब इधर देखो, अध्ययन क्षमतेचे प्रकार यानी दर्स तदरीस में काबिल रहने की किस्में कितने हैं. उसमें आम दर्स तदरीस की सलाहियत नहीं रहना, उसके बाद ज्यादा दर्स तदरीस की सलाहियत नहीं रहना, उसके बाद पढ़ने की सलाहियत नहीं रहना, लिखने की सलाहियत नहीं रहना, उसके बाद रियाजी की सलाहियत नहीं रहना, कम्युनिकेशन की सलाहियत नहीं रहना और समझने की सलाहियत नहीं रहना. ये बोल सकते हैं. इसमें जो पढ़ने की सलाहियत है इसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं. यानी ऐसा वर्ड आता है डिस्लेक्सिया के, डिस्लेक्सिया यानी क्या, उसके पॉइंट लिखना है आपको. यानी आप पढ़ने में क्या सही तरीके से नहीं पढ़ता, ग्रामेटिकल मिस्टेक करके पढ़ता है, ज्यादा ऊंचे आवाज में नहीं पढ़ता, ज्यादा कम आवाज में पढ़ता है और सही तरीके से नहीं पढ़ता और गलतियां कर पढ़ता है. ये तमाम नुकात उसके अंदर हम बता सकते हैं. उसके बाद पढ़ने की सलाहियत है, वो लिखने की सलाहियत है. लिखने की सलाहियत को डिस्ग्राफिया बोलते हैं. लिखने की सलाहियत में कौन कौन से सलाहियत है. अब सही तरीके से नहीं लिखता, 2 लाइन सही तरीके से नहीं लिखता, दोनों में डिफरेंस सही तरीके से नहीं रखता, अंडरलाइन सही तरीके से नहीं करता, ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है. ये हम बता सकते हैं. अब गणितीय क्षमतेमध्ये काय, बेरीज व्यवस्थित करत नाही, वजाबाकी व्यवस्थित करत नाही, गुणाकार व्यवस्थित करत नाही, भागाकार व्यवस्थित करत नाही, समीकरण व्यवस्थित सोडवत नाही, अंक व्यवस्थित ओळखू शकत नाही, पहाड़े व्यवस्थित वाचत नाही. रियाजी के डिस्लेक्सिया बोले तो रियाजी में आने वाले यानी सही तरीके से पहाड़े नहीं आते, जमा नहीं आती, मनफी नहीं आती, ये पॉइंट है उसके. जरब नहीं आता, तकसीम नहीं आता, इन नुकात हम बता सकते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन सलाहियत नाही आहे और समजने की सलाहियत नाही आहे. त्याच्यानंतर मानसिक विकलांग म्हणजे काय सांगू, त्याचे प्रकार. मानसिक विकलांग म्हणजे काय सांगू, त्याचे प्रकार. मतिमंद म्हणजे काय सांगू, त्याचे प्रकार, त्याचे वैशिष्ट्य लिहा. अशा पद्धतीनं प्रश्न ज्यावेळेस तुम्हाला विचारला जातो तर मतिमंदाचे प्रकार, एक सौम्य मतिमंद, मध्यम मतिमंद, तीव्र मतिमंद, अति तीव्र मतिमंद, हे मतिमंदाचे प्रकार आहेत. वैशिष्ट्य, विचार प्रक्रिया थांबते, लक्षात राहत नाही, सांगितलेलं कळत नाही, शिक्षणात अडथळा येतो, व्यवहारात अडथळा येतो, व्यवसाय करता येत नाही, हिशोब करता येत नाही. हे पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील. मानसिक विकलांग यानी ज़हनी कमजोर बच्चा यानी क्या बताकर, मतिमंद यानी ज़हन कमजोर रहने वाले बच्चा यानी मतिमंद किसे कहा जाता है, ज़हनियत कमजोर किसे कहा जाता है और उसके किस्में और उसके टाइप्स कौन से अगर पूछा तो एक किस्म का थोड़ा कमजोर, उसके बाद मीडियम कमजोर, उसके बाद ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा कमजोर, ये उसकी किस्में बता सकते हैं. उसके खासियत है, उसकी ज़हनियत में रुकावट होता है, उसके जहन में पड़े वाला जहन में नहीं रहता, दिए वाली मालूमात या बताए वाली मालूमात वो जहन में नहीं रहती, तालीम में मुश्किलात आते हैं, कारोबार में मुश्किलात आते हैं और उसके बाद हिसाब रखने में मुश्किलात आते हैं. ये नुकात हम
बता सकते हैं. अंध मुलाची संकल्पना स्पष्ट करून त्याची प्रकार आणि शिक्षकाची भूमिका त्याच्यामध्ये. आता अंधाचे प्रकार आहे. पूर्णतः दृष्टीहीन म्हणजे पूर्ण अंध, मंद दृष्टी, अंशतः अंध, शैक्षणिक दृष्ट्या अंध. शिक्षकाची भूमिका काय? विद्यार्थ्याला पोषक आहार घेण्याच्या संदर्भामध्ये मार्गदर्शन करणे, नातलगामध्ये लग्न न करण्याची सल्ला देणे, संसर्गजन्य रोगापासून त्याचे संरक्षण करणे, समतोल आहाराच्या संदर्भामध्ये माहिती देणे, लसीकरणाच्या संदर्भामध्ये माहिती देणे, डोळ्याची योग्य काळजी घेण्याच्या संदर्भामध्ये माहिती देणे, अजीवनसत्वाची वस्तू जे भी अन्न आहे, फूड आहे ते खाण्याच्या संदर्भामध्ये त्याला मार्गदर्शन करणे. अंधे तलबा की तस्वीरात को वाज़ करके उसके किस्में और उसके मौलिक का किरदार बता बोला है. पूरा अंधा, थोड़ा अंधा, और उसके बाद उससे थोड़ा अंधा, यानी कम दिखाई देने वाला, और तालीमी नजरिए से अंधा, ये किस्में हम बता सकते हैं. उसमें मौलिक का किरदार क्या है? अच्छी ग़िज़ा खाना, अपने आपसी रिलेशन में शादी ब्याह वगैरह नहीं करना. उसके बाद जो संसर्गजन्य जो बीमारियां हैं, जो कॉमन बीमारियां सबको आते हैं, वो बीमारियों से दूर रहना. उसके बाद जो ग़िज़ा लेने वाले हैं बैलेंस ग़िज़ा हासिल करना. उसके बाद लस वगैरह लेना. उसके बाद आंखों की बार बार क्या करना? जांच करना. फिर उसके बाद आंखों की सही फिक्र करना. अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर को बताना. और अजीवन सत्व वाले विटामिन मिनरल्स वगैरह, अजीवन सत्व वाले फ्रूट्स फल जो भी हैं वो खाना. आता बघा कर्णबधीर मुलाची संकल्पना, त्याच्या अडचणी, उणीवा, दोष आणि त्या शिक्षकाची भूमिका स्पष्ट करा. त्याच्यामध्ये अनुवंशिकता व गरोदरपणातील आजार, जन्मावळीचे कारण, जन्मोत्तर कारण, कर्णबधीर यंत्राचा वापर, खुणांच्या माध्यमातून, हे आपल्याला या ठिकाणी हे पॉइंट कर्णबधीर मुलाच्या संदर्भामध्ये आपल्याला दिसतात. आता त्याच्यामध्ये शिक्षकाची भूमिका काय? योग्य आहार घेण्यास सांगणे, डॉक्टरचा सल्ला घेण्यास सांगणे, कानाची काळजी घेण्यास सांगणे, कानात कोणत्याही वस्तू न घालण्याचा सल्ला देणे, कानात प्रॉब्लेम झाल्यास डॉक्टर बोलवण्याचा सल्ला देणे, यंत्राचा वापर करण्याचा सल्ला देणे, आवाजापासून वाचणे, गोंधळात न जाण्याचा सल्ला देणे, हे आपल्याला सांगता येतील. यानी बहरे तालिब इल्म की तस्वीरात वाज़ कर उसकी मुश्किलात, आने वाले प्रॉब्लम और मौलिक का किरदार क्या है, तो तस्वीरात बताते समय हेरिडिटीज यानी बाप दादा से और आने वाले ये बीमारी होंगी तो ये भी रह सकती है. उसके बाद माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब भी अमल के टाइम में भी तलबा को ये बीमारी हो सकती है. फिर उसके बाद पैदाइश के वक्त की भी वजह हो सकती है. फिर उसके बाद पैदा होने के बाद की भी वजह हो सकती है. ये हम पॉइंट यहाँ पर बता सकते हैं. और तो अगर ऐसा हो गया तो क्या कर सकता है? जो भी कान में डालने वाली मशीन है इसका इस्तेमाल कर सकता है, या अलग अलग सिंबलों के जरिए से भी वो तलबा को हम इशारों के जरिए से भी सुनाई नहीं दिया तो मालूमात दे सकते हैं. तो मौलिक का किरदार क्या है? सही ग़िज़ा लेना, डॉक्टर के पास जाने की डॉक्टर के पास जाने का सलाह देना. उसके बाद कान की हिफाजत करना, कान में कोई भी चीज़ नहीं डालना है, बच्चों को बताना, कान को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास फौरन जाना. फिर उसके बाद कान की मशीन का इस्तेमाल करना, और जो भी आवाज़ है जहाँ भी ज़्यादा शोर है उससे दूर रहना. इस हम मौलिक तलबा को रहनुमाई कर सकता है. उपचारात्मक अध्ययन व सांघिक अध्यापनाची गरज, महत्व, फायदे स्पष्ट करा. त्याच्यामध्ये त्रुटीमध्ये सुधारणा करता येतात, आत्मविश्वास निर्माण करता येतो, वर्तनात बदल करता येतो, सहकार्याची भावना त्याच्यामध्ये निर्माण होते, अध्यापनाला दिशा मिळते, योग्य मार्गदर्शन मिळतं, ज्ञानात वाढ मिळते, सहकार्यात्मक वृत्ती वाढीस होते, चुका दूर केल्या जातात. इत्यादी पॉइंट आपल्याला उपचारात्मक अध्यापन आणि सांघिक अध्यापनाची गरज, महत्व, फायदे याच्या संदर्भामध्ये सांगता येतील. इसको मवालाजाती तदरीस और ग्रुपी तदरीस कहा जाता है. मवालाजाती तदरीस और ग्रुपी तदरीस के फायदे क्या है? मुश्किलातों में जो भी मुश्किलात हैं उसमें सुधार की जाती है, खुदाई की बीमारी पैदा होती है, बर्ताव में तब्दीली होती है, एक दूसरे को मदद करने की सलाहियत हासिल होती है, दर्स तदरीस को राह मिलती है, सही रहनुमाई मिलती है, इल्म में इजाफा होता है,
गलतियां दूर किए जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे को हेल्प करने की आदत लगती है. आता सांघिक अध्यापनाने सह-अध्यापनाची संकल्पना स्पष्ट करा. सांघिक अध्यापनामध्ये 2 किंवा जास्त शिक्षक असतात. पहिला पॉइंट. दुसरं, गट करून शिकवलं जातं. सर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन असतो. सांघिक भावना निर्माण केली जाते आणि शिक्षक अंतरक्रिया यामध्ये वाढली जाते किंवा विद्यार्थी शिक्षक अंतरक्रिया वाढली जाते. इसके अंदर जो भी ग्रुप दरसु तदरीस है या एक दूसरे जो कलीज है अपना, उसके जरिए से जो अपन दरसु तदरीस करते हैं उसकी तस्वुरा, उसमें 2 से ज़्यादा मौलवी होते हैं. हर क्लास के तलबा का उसमें शुमार होता है. उसके बाद ग्रुप की सलाहियत तलबा में हासिल होती है. मौलवी में आपसी रब्त बढ़ता है. जरूरत के मुताबिक रहनुमाई की जाती है. ग्रुप बनकर तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है. आता समावेशित शिक्षकाचे गुण. समावेशित शिक्षकाचे गुण: प्रभावी संवाद, लवचिकता, सहनशीलता, उत्साही वृत्ती, व्यक्तिमत्व विकास, उपक्रमशीलता, संशोधन वृत्ती, समानता, सकारात्मक विचार इत्यादी मुद्द्याच्या आधारे सर्व समावेशित शिक्षकाचे गुण आपल्याला सांगता येतील. जो भी सर्व इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मौलिम है उसकी सलाहियत क्या होना, उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना, उसके अंदर वक्त के मुताबिक बदलने की सलाहियत रहना, उसमें सहने की कैपेसिटी रहना, वो जज्बाती रहना, उसके हमाज़त तरक्की वाली रहना, वो अलग अलग प्रोग्राम करने वाला रहना, वो अलग अलग तहकीक करने वाला रहना, उसमें मसावत सलाहियतें रहना और वो हमेशा पॉझिटिव्ह सोचने वाला रहना. त्याच्यानंतर बघा, समावेशित शालेय परिसराचे वैशिष्ट्य किंवा सर्व समावेशित शालेय परिसरातील भौतिक सुविधा किंवा एक आदर्श समावेशित शाळा कशी असावी असे 3 प्रश्न वेगवेगळे विचारले तरी उत्तर तेच आहे. त्याच्यामध्ये इमारत, फर्निचर, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण, खेळाचे साहित्य, खिडक्या, गरजेनुसार साहित्य, स्वच्छता, शालेय वातावरण, पाण्याची स्वच्छता आणि शालेय बाग. इधर देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कूल है उसका माहौल कैसा रहना, उसकी खुसूसियात कैसे हैं, या वहाँ पर कौन कौन से वसाइल रहना, या एक आइडियल इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कूल कैसा रहना. तो उसमें इमारत है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, तजुर्बागाह है, फिर उसके बाद खेल का मैदान है, खेल के वसाइल हैं, खिड़कियाँ हैं और ज़रूरत के मुताबिक वसाइल हैं. फिर उसके बाद बाथरूम की वगैरह ये बाथरूम है. उसके बाद स्कूली माहौल है और पानी की वहाँ पर पानी का इंतजाम है और स्कूली बगीचा वगैरह बता सकते हैं. लास्ट पॉइंट, आधुनिक काळातील सर्वसमावेशक शाळेची भूमिका आणि आव्हाने असा एक प्रश्न येऊ शकतो. त्याच्यामध्ये अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधा, निकृष्ट दर्जाचे शिक्षक, निकृष्ट धोरण, परीक्षा पद्धत, निकृष्ट इमारती, दोन्ही काळातील सर्वसमावेशक शाळेची भूमिका किंवा त्याच्यापुढे येणारे आव्हाने कोणते, आणखी मुद्दे तुम्ही घालून तुम्ही. त्याच्यानंतर असे लिहू आपण, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव. त्याच्यानंतर प्रशिक्षित शिक्षकाचा अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकाचा अभाव, हे मुद्दे आपल्याला सांगता येतील. यानी जदीद जमाने में इंक्लूसिव स्कूल है, ये स्कूल के सामने कौन कौन से मुश्किलात आने वाले हैं या आए हैं. उसमें तालीम में जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगने वाले हैं उसकी कमी रहना. उसके बाद अच्छे क्वालिटी का तालीम नहीं रहना. उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियों में असरदारपना नहीं रहना. सही एग्ज़ाम का तरीका नहीं रहना और जो बिल्डिंग वगैरह है वो मजबूत नहीं रहना. दर्जेदार तालीम नहीं रहना और जो भी टीचर है तो ट्रेन टीचर नहीं रहना. ये नुकात हम बता सकते हैं. समावेशित शाळेच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे, याला अनुसरून बी तुम्ही मुद्दे कमी जास्त करून लिहू शकतात. समावेशित शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये हे मुद्दे काढण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी केलेला आहे. तुम्ही चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ दुसऱ्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना शेअर करा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्समध्ये नक्की तुम्ही कळवा. धन्यवाद.